हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की हमारी इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकीन मानिए, इस क्लास का डेटा आपके सभी एग्जाम के लिए सफिशेंट होगा। और इस क्लास से यकीन मानिए कि जितने भी सवाल आपके करंट अफेयर के होंगे वो आपको हमारे इस क्लास से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को आप डेली लीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ और सारी अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। आज का करंट अफेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलिए देखो, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है ना वो संवर जाता है। तो हमें बाहर की नहीं सुननी है, बाहर के लोग क्या कह रहे हैं, बाहर हमारे बारे में क्या चर्चा हो रही है। आपको बताऊं, चर्चा भी उन्हीं के बारे में होती है जिनके पर्चे निकलते हैं। मतलब जो कुछ करते हैं उन्हीं की चर्चा होती है। जो लोग कुछ नहीं करते उनको कुछ नहीं होता है ना। तो ये बिना सोचे कि यार हमारी चर्चा हो रही है और बाहर वाले क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमें इस पर डिपेंड ना हो करके, बल्कि हमें खुद पे ध्यान देना है कि यार हम कितना अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, है ना। तो भाई, जो बाहर की सुनता है वो तो बिखर जाता है, टूट जाता है ना। और अपने आप को समेटे रखना है तो भीतर की सुनना है और संवरते जाना है। ठीक है, इसी मोटिवेशन के साथ चलिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। पहला सवाल नंबर 1 है कि भारत की पहली तटीय बैडर पक्षी जनगणना कहाँ पर शुरू हुई है। तो पहली बात तो क्या है कि भाई ये इंडिया की पहली है और जो तटीय बैडर पक्षी जनगणना है। ठीक है, अच्छा, तो ये गोवा में हुई है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में। तो ये हुई कहाँ पर है, ये हुई है आपकी गुजरात में। और गुजरात की बात करो तो गुजरात में हुई है। गुजरात की अगर बात करी जाए तो गुजरात के 3 जिलों में हुई है। कहाँ, 3 जिलों ने इसमें हिस्सा लिया है। ये 3 जिले हो जाएंगे। और अगर शुरू करें कि भाई कहाँ किस जिले से शुरू हुई है, तो ये गुजरात के जामनगर से शुरू हुई है। ठीक है, गुजरात के जामनगर जिले से शुरू हुई है। और दूसरी बात, तो पहला जामनगर हो गया। और दूसरी बात करें तो दूसरी जो है द्वारका, यानी कि गुजरात का जो देवभूमि है द्वारका की बात करें तो ये हो जाएगा दूसरा द्वारका। और तीसरे की अगर बात करी जाए तो ये हो जाएगा और भी। ठीक है, तो ये 3 जिले हैं जहाँ से इसको शुरू किया गया है। अच्छा, एक नोट पॉइंट डालेंगे और आप मुझे बताएंगे कि जो ये तो 3 जिले हैं, अभी नवीनतम एक जिला बना है। अगर नवीनतम की बात करें तो जो नवीनतम है वो जो बना है 76वें नंबर का जिला। और ये कौन सा है, ये है आपका महाकुंभ जिला बना है। और महाकुंभ किस में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, अगर जनगणना की बात करूं तो आप मुझे बताएंगे कि जो हमारे जनगणना की बात करें तो जो 2011 की जनगणना है, तो जो 2011 की जनगणना है यहाँ पे नकारात्मक वृद्धि कहाँ हुई है। अगर बात करें कि नकारात्मक वृद्धि की बात करी जाए तो ये कहाँ हुई है, ये हुई है नागालैंड में। ठीक है, जनसंख्या बढ़ने की जगह घट गई है ना। तो ये कहाँ हुई है, ये हुई है नागालैंड में। ठीक है, अच्छा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है जनसंख्या में, कहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा घनत्वता की बात करें तो ये कहाँ होगा घनत्वता, तो अगर डेंसिटी की बात करें तो ये होगी बिहार में। और अगर राज्य नहीं पूछता है तो यूटी की बात करें तो वो हो जाएगी दिल्ली में। ठीक है, और सबसे कम की बात करेगा तो ये हो जाएगी हिमाचल में। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आंसर हो गया ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पहली जो है तटीय और जो बैडर पक्षी जनगणना है ये हुई है गुजरात में। ठीक है, अगला सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो अगर यहाँ पे बात करी जा रही है, आपसे कह रहा है कि भैया अपॉइंट किए गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये भुवनेश्वर कुमार है, जितेंद्र मिश्रा है, या वी सुब्रमण्यम है, या डॉक्टर संदीप साहा है। चलिए, अगर इनकी बात करी जाए तो भाई ये कौन हो जाएंगे, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बात हो रही है। किसकी हो रही है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात करें तो वो कह रहा है कि भैया इसके सीईओ कौन बने हैं। इसके जो सीईओ हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो इसके सीईओ कौन बने हैं,
ये बने हैं, आप देखेंगे तो ये बने हैं भुवनेश्वर कुमार। कौन बने हैं? ये बने हैं आपके भुवनेश्वर कुमार बने हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे बात करी जाए कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बात करी जाए, इसको मैं ये बोल सकती हूँ UIDAT बोल सकती हूँ ना, है ना, सॉरी। तो अगर इसकी बात करी जाए तो ये जो है इसकी CEO, यानी कि इसको बोले कि जो इसको हम बोल सकते हैं कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अगर इसकी बात करें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो भाई ये जो है ये क्या है, एक वैधानिक संस्था है। क्या है? ये है एक वैधानिक संस्था हो जाएगी। और वैधानिक संस्था है तो ये स्थापित कब हुई थी? तो अगर बात करें तो एक एक्ट आता है 2016 का, जो एक्ट है इस एक्ट के द्वारा ये स्थापित की जाती है। अब इसकी देखो CEO की बात करी है ना, तो जो इसके CEO हैं तो ये IAS ऑफिसर हैं और ये हो जाएंगे भुवनेश्वर कुमार। कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो भुवनेश कुमार, ठीक है, ये हो जाएंगे भुवनेश कुमार हो जाएंगे। और भुवनेश कुमार की बात करें तो ये भुवनेश, अच्छा इसके जो ये तो अब के फर्स्ट CEO कौन हो जाएंगे? अगर फर्स्ट CEO की बात करें तो फर्स्ट CEO कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, जो अगर पहले की बात करें तो ये थे नंद नीलमणि, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके नंद नीलकेणी की बात करें तो ये पहले CEO थे। अच्छा, इसकी स्थापना की बात करें तो 2016 के टाइम पे वैधानिक संस्था बनी थी और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। और आप देखेंगे, अच्छा जो आप देखें इसकी स्थापना कब की गई, ये 2009 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसी के अकॉर्डिंग आधार कार्ड भी आता है ना। तो आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड भी इसी के अकॉर्डिंग आया था, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। और ये हैं हमारे भुवनेश कुमार जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस देश में 1901 के बाद सबसे गर्म साल बताया है? तो इंडिया के लिए सबसे गर्म साल कौन सा? या तो 1901 से पहले कोई गर्म साल हुआ था, है ना, और 1901 के बाद, यानी कि अगर बात करें तो 24 और 34 यानी कि 35 सालों का देखें तो 35 सालों में सबसे गर्म साल कौन रहा है? 2021, 22, 23, 24। तो ये कहना है भाई, यहाँ पे जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है इसने ये बोला है कि भैया 2024 जो है इन 35 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म साल रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जी 1901 के बाद की बात करें तो इसके बाद में जो 2024 है ये सबसे गर्म साल रहा है, ठीक है, सबसे गर्म वर्ष रहा है ये। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे करें, औसत तापमान कितना रहा है इसका? अगर बात करें कि भाई ये सबसे गर्म है तो औसत तापमान की बात करी जाए तो औसत तापमान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25.75 डिग्री सेल्सियस लगभग इसका औसत तापमान रहा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा जो अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा गर्म तापमान किसका रहा है तो ये देखो 2016 तक का डेटा दिया है, लेकिन ये दिया रखा है 2024 को, ठीक है। चलिए, अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़ यानी कि 13.54 मिनट में दौड़ने वाली पहली महिला जो बीट्राइस हैं, ये चैडविट का संबंध किससे है? इनका संबंध, ये केनिया से संबंध रखते हैं, जमाइका से, वेस्ट इंडीज से, नाइजीरिया से। तो इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? देखो इनका संबंध है केनिया से। ये कहाँ की है? ये है केनिया। बात कर रहे हैं देखो हम यहाँ पे बीट्राइस की, ठीक है। जो ये बीट्राइस हैं इनकी बात करी जाए तो बीट्राइस चैबेट की बात करें तो बीट्राइस चैबेट ये कहाँ की हो जाएंगी? देखो पहली बात तो ये हो जाएंगी केनिया की। कहाँ की है? ये हो जाएंगी केनिया की। अच्छा, अब दूसरी बात इनकी अगर मैं बात करती हूँ तो ये पेरिस ओलंपिक में चैंपियन रही थी।
अगर बात करें तो जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, इस पेरिस ओलंपिक की बात करें तो ये जो है यहाँ पे चैम्पियन रही हैं, ठीक है, यहाँ पे चैम्पियन रही हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चैम्पियन तो रही है, ये बिल्कुल बात सही है। अच्छा, अगर बात करें तो ये चैम्पियनशिप हुई कहाँ थी, तो आप देखेंगे ये हुई थी बार्सिलोना के स्पेन में, ठीक है। कहाँ हुई थी, ये हुई थी बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना की, अगर स्पेन की बात करी जाए तो ये हुई थी स्पेन में। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि केनिया में जो ये हैं बेट्राइस चेबेट हैं, इनकी बात करें तो भाई ये जो हैं इन्होंने क्या बोलते हैं 5 किलोमीटर की रेस में, यानी कि 5 किलोमीटर की अगर रेस की बात करें तो 5 किलोमीटर की रेस में इन्होंने टाइम लिया है 13.54 मिनट का टाइम लिया है, ठीक है। इतने में जो है इन्होंने महिला वर्ग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाया है इन्होंने फीमेल कैटेगरी में, यानी कि महिला वर्ग में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केनिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आप देख रहे हैं, यही है, आप देखेंगे बेट्राइस चेबेट। अगला सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है यहाँ पे कि हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी हुई है। तो भाई पहली जो वाईफाई क्या बोलते हैं एरोप्लेन में भी वाईफाई दे रहा है, इंटरनेट सेवाएं दे रहा है, और ये भी फ्री में दे रहा है भाई। ये पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है, यहाँ पे स्पाइसजेट, इंडिगो, गो एयर या फिर एयर इंडिया। तो ये बनी है एयर इंडिया। एयर इंडिया की बात करूँ तो भाई जो एयर इंडिया है ये हमारी चलिए, अगर बात करी जाए ना यहाँ पे एयर इंडिया की है ना, तो जो एयर इंडिया है, तो ये एयर इंडिया ना पहली ऐसी एयरलाइन बनी है, ये पहली एयरलाइन बनी है। आपको पता है जब क्या बोलते हैं किसी भी एयरलाइन का यूज़ करते हैं हम, किसी भी एरोप्लेन में जाते हैं तो वहाँ पे ना हमें वाईफाई या इंटरनेट सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो ये पहली ऐसी एयरलाइन बनी है भाई, एयरलाइन बनी है जो क्या करेगी, यानी कि घरेलू एयरलाइन है जो यहाँ पे वाईफाई देने वाली है, ठीक है, वाईफाई देने वाली है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो भाई ये पहली ऐसी एयरलाइन है जो वाईफाई देगी घरेलू मार्गों पर, ठीक है। अच्छा, इसी की बात करें तो इसी ने एक उड़ान कैफ़े भी चलाया था, याद आ रहा है। उड़ान कैफ़े की बात करें तो भाई उड़ान कैफ़े किसने चलाया था, उड़ान कैफ़े भी इसी ने चलाया था। कहाँ पे, राम मोहन नायडू की बात करूँ तो ये इसके अगर बात करें कि जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, अगर इनकी बात करें तो भाई जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात करूं, एविएशन मिनिस्टर, तो ये मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, राम मोहन नायडू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राम मोहन नायडू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो एयर इंडिया ऑफिसर्स यहाँ पे ऑफर्स की बात करें तो भाई ये कह रहा है कि इन वाईफाई जो है फ्री में वाईफाई की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट दी है, ठीक है। अगर यहाँ पे सॉरी UNFCCC की बात करूँ, माफ़ कीजिएगा, UNFCCC ने एक रिपोर्ट दी है और इसके अनुसार जो है भारत ने 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने में कितने % की कमी करी है। देखो, बढ़िया सवाल है, आपसे बनेगा। ग्रीन उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की, और इंडिया ने कमी करी है 5.93% की, 6.93%, 7.93%, 8.93%। तो भाई कितने की कमी करी है, देखो पहली बात तो जो कमी हुई है वो हुई है यहाँ पे 7.93% की। आंसर होगा ऑप्शन डी, सी, 7.93% की कमी करी है। और ये रिपोर्ट किसने दी है, ये रिपोर्ट दी है आपकी जो हमारा UNFCCC है। देखो, जो UNFCCC है ना, अगर इसकी बात करें तो ये भैया ये जो है जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज, तो ये जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में ही बताता है। जलवायु परिवर्तन की बात करूँ तो भाई ये जलवायु परिवर्तन के जो सूचकांक होते हैं उन्हें ही प्रदर्शित करता है। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1994 का एक एक्ट आता है
तो उसके द्वारा वोन जर्मनी में इसकी स्थापना होती है। स्थापना होने के अगले साल ही 1995 में, ठीक है, इसकी बात करूँ तो यहाँ पे COP1 होता है, पहली बैठक होती है, COP पहली बैठक होती है और ये होती है बर्लिन जर्मनी में। कहाँ होती है? ये होती है बर्लिन में, जर्मनी में, ठीक है। और इसके बाद में देखो, इसके बाद में आप देखेंगे COP1 हो गया। और एक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, भारत की बात करूँ तो अच्छा अभी COP16 कहाँ हुआ था? COP16 की बात करें, COP16 की, तो ये कहाँ हुआ था? कोलंबिया में। तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है कोलंबिया में। और ये जैव विविधता को लेकर के है, ठीक है, जैव विविधता को लेकर के है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में एक और बात करूँ, COP21 की बात करें तो COP21 कहाँ हुआ है? COP21 की अगर बात करी जाए COP21, तो ये हुआ है पेरिस में, ठीक है। अच्छा, COP30 की बात करी जाए तो ये कहाँ पे हुआ है? COP30, तो जो COP30 है अगर इसकी बात करें तो ये हुआ है ब्राज़ील में। कहाँ पे हुआ है? ब्राज़ील में, ठीक है। और इसी के साथ साथ में अच्छा COP28 भी आपसे पूछा जाएगा, COP28, तो ये हुआ है UAE में, ठीक है। और एक आपसे COP27 पूछा जाता है, COP27 भूल गई थी मैं, तो ये जो है ये हुआ है शर्म अल शेख में। कहाँ पे? शर्म अल शेख, चलो अल शेख में। और ये कहाँ पर है? तो शर्म अल शेख आपको पता है ये मिस्र में हो जाएगा, ठीक है, इजिप्ट में, मिस्र में। और COP5 भी आपसे पूछा जाता है। COP5 की बात करूँ तो COP5 जो 2020 की बात करें, 2020 में 30% गिरावट दर्ज करी गई है अगर देखेंगे तो ये हुआ है। और ये आप देखेंगे तो ये भारत में जो है 2020 में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी की गई है 9.3% की, ठीक है। तो ये COP5 की बात करें, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो कह रहा भैया इंडियन लेटेस्ट जो है यहाँ पे क्लाइमेट रिपोर्ट आई है UN की, और इसमें बोला है कि भाई जो इंडिया ने 30%, और अगर बात करें 7.93% जो है 2020 के अकॉर्डिंग देखें तो कमी करी है जो हमारी CFC गैसें हैं, या मैं कहूँ जो ग्रीन हाउस गैस हैं, इनके उत्सर्जन में, ठीक है। चलिए, COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल नंबर 7 है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? डी गुकेश को, मनु भाकर को, हरमनप्रीत सिंह को, या फिर इन सभी को चुना गया है? देखो, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। और ये 2024 का है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो आज हम नाम देख रहे हैं ना, ये मेजर ध्यानचंद जो नाम देख रहे हैं, पहली बात तो मेजर ध्यानचंद नाम पहले नहीं था। पहले क्या नाम था? देखो, पहले मेजर ध्यानचंद नाम नहीं था। पहली बात तो ये जो है इसका सबसे पहले जो नाम था, ये नाम बना है इसका 2021 में नाम बना है, ठीक है। 2021 में जो है इसका नाम ये पड़ा। और पहले की बात करें तो जो पहले नाम था ना इसका, तो पहले नाम था इसका 1991 में इसको शुरू करा, और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से था, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसको बोला जाता था। और ये खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है अगर बात करें तो, कि भाई जो खेल जगत है इसमें सबसे बड़ा पुरस्कार ये हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार ये हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात, इसमें टोटल कितना अमाउंट दिया जाता है? टोटल अमाउंट की बात करें तो इसमें ना 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 2024 की बात कर लेते हैं। 2024 में किसे किसे मिला है? तो 2024 में ना ये 4 खिलाड़ियों को मिला है। किनको मिला है? 4 खिलाड़ियों को मिला है, ठीक है। चलो, अब देखो चारों के चारों यहाँ पे डी गुकेश भी हैं, मनु भाकर भी हैं और हरमनप्रीत सिंह भी हैं। डी गुकेश भी हैं,
और डी गुकेश के साथ में जो है आप देखेंगे डी गुकेश हैं जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये किसके हो जाएंगे, शतरंज के खिलाड़ी हो जाएंगे। अब मनु भाकर की बात करूं तो जो मनु भाकर हैं अगर इनकी बात करी जाए तो ये शूटिंग की खिलाड़ी हैं, है ना, ये शूटिंग की खिलाड़ी हैं और इन्होंने ना 2 ब्रॉन्ज भी जीते थे, पता है आपको, 2 ब्रॉन्ज भी जीते थे एक साथ, पहली महिला वर्ग में है जो 2 ब्रॉन्ज एक साथ लाने वाली रही हैं। तो अब हरमनप्रीत सिंह की बात करूं तो जो हरमनप्रीत हैं अगर इनकी बात करें तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, ये किसके हैं, हॉकी के खिलाड़ी। अब एक और हैं, देखो एक और है, ये तो 3 हो गए, चौथे जो व्यक्ति हैं ये हैं प्रवीण कुमार, कौन है, ये हैं आपके प्रवीण कुमार की बात करें तो ये हो जाएंगे प्रवीण कुमार। और ये जो प्रवीण कुमार है ना ये पैरा एथलीट हैं, कौन है, तो भाई इनका संबंध है पैरा एथलीट से, ठीक है, पैरा एथलीट है ये, और ये संबंध रखते हैं हाई जंप से, ठीक है, हाई जंप की बात करूं तो ये हाई जंप से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो इन 4 जनों को दिया गया है, आपको चारों के नाम याद रखने। यहाँ पे देखो मनु भाकर है और मनु भाकर मैंने बताई हैं शूटिंग की खिलाड़ी हैं, ठीक है। डी गुकेश हैं शतरंज के जादूगर हैं, शतरंज के जादूगर हैं, ठीक है। और ये आते हैं प्रवीण, मैंने कहा पैरा एथलीट हैं ये, और ये हाई जंप से संबंध रखते हैं, ठीक है, हाई जंप। और यहाँ पे हरमनप्रीत हैं और हरमनप्रीत यानी कि ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख यानी कि युगों से निरंतर और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने कराया। एक बुक है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतर और संबंधों का एक दृश्य आख्यान, ये बुक है यहाँ तक। तो भाई इस बुक का विमोचन अमित शाह ने किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने, राजनाथ सिंह ने या जगदीप धनखड़ ने। तो भाई अगर इस बुक की बात करें तो ये अमित शाह के द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया है, ठीक है। तो इसको लॉन्च किसने किया है, तो भाई ये अमित शाह ने किया है, और ये कौन है, ये हैं हमारे गृह मंत्री, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। दूसरी बात, कश्मीर का इतिहास जो है इस बुक में है, ये जो कश्मीर का जो इतिहास है इसकी झलक आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ में आपको इस बुक में जो है कुछ अन्य अध्ययन भी करने के लिए मिलेंगे, ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित बुक हो जाएगी, ठीक है। और कश्मीर को जो है कश्यप की भूमि इसी बुक में कहा गया है। तो इसमें जो है जो कश्मीर है, कश्मीर को कश्यपों की भूमि कहा गया है, ठीक है, कश्यपों की भूमि के नाम से भूमि कहा गया है, ठीक है। आंसर ऑप्शन ए हो गया है इस बुक के लिए, ठीक है। बुक रिलेटेड मैंने बताया जम्मू कश्मीर की है और लद्दाख की, ठीक है। अगला सवाल नंबर 9। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है। 31 नंबर की है बाल कांग्रेस, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। अच्छा गुजरात 2 बार है, चलो एक काम करो गुजरात दोनों जगह का काट दो या फिर इसको आप यूपी कर लो, ठीक है। आंसर होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ हुई है भाई, तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस शुरू हुई है और ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भी कहाँ पर, ये हुई है भोपाल में, ठीक है। और भोपाल की भी बात करूँ तो भोपाल के भी रविंद्र भवन में, भोपाल के कहें तो रविंद्र भवन की बात करूँ तो यहाँ पर इसको रविंद्र भवन में इसको शुरू किया गया है, ठीक है। अच्छा ये अगर बात करें मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं ये कौन हो जाएंगे, तो ये अगर यहाँ बात करें तो मध्य प्रदेश के जो है यहाँ पे सीएम कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मोहन यादव। कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मोहन यादव की बात करूँ ये हो जाएंगे। अच्छा ये जो है हम बात करें कि जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है ये शुरू कब की गई थी। अगर इसकी शुरू की बात करें तो ये शुरू करी गई थी 1993 को, 1993 को शुरू की गई थी। और ये जो है 4 दिवसीय जो हमारी ये उत्सव रहा है ये 4 दिन तक चलने वाला है। ये 3 से 6 जनवरी तक चलेगा, ठीक है, इतने बीच में चलेगा। और इसमें जो है इसका जो क्राइटेरिया रहेगा ये 10 से लेकर के जो 17 वर्ष के जो बच्चे हैं इस आयु के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी थीम क्या है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, ठीक है।
स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। ठीक है, इस तंत्र को समझना। ठीक है, ये इसकी थीम रही थी इस बार। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे 31st नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस 23 जो है ये सेलिब्रेट की गई है। और आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 10, हाल ही में सिक्ख्या दात परियोजना किसने शुरू की है? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, नई दिल्ली। अच्छा, सिक्ख्या दात ऐसा नहीं लग रहा कि ये सिखों से संबंधित होगी, और ये पंजाब में शुरू करी है। किसने? पंजाब ने। पहली बात, इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका जो संबंध है ना, ये पंजाब ने इसको शुरू करा है। ठीक है, ये पंजाब के द्वारा शुरू की गई है। और पंजाब के अगर सीएम की बात करूं तो हो जाएंगे भगवंत मान। ठीक है, भगवत मान हो जाएंगे। और काम क्या है भाई इस योजना का? काम अगर आपसे पूछे ना, तो इस योजना का काम क्या है? कैदी जो हैं, इनके बच्चों को, जो कैदी हैं, इन कैदियों के जो बच्चे हैं, इन कैदियों के बच्चों को जो है शिक्षित करना इनका काम है। ठीक है, इनको शिक्षित करना इनका काम है। ठीक है, अच्छा, ध्यान किस पर देंगे? तो भाई अगर ये जो है ध्यान केंद्रित करेगी इनके कौशल विकास पर। ठीक है, कौशल विकास पर काम करेगी। जैसे किसी को प्लम्बर बनाना है, इसके लिए दर्जी बनाना है, इसके लिए इलेक्ट्रीशियन बनाना है, इसके लिए काम करेगी। और इसमें 15 स्थायी शिक्षक भी शामिल किए जाएंगे। ठीक है, ये इसमें शामिल किए जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए, पंजाब ने इसको शुरू कर दिया है। और आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।